जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एसके झा सर के द्वारा एक नया बुक लॉन्च किया गया है, जो कि सुपर सेलेक्टेड 4100 प्लस प्रश्नों का बुक है। इसमें आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री का जो 400 प्रश्न था उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं वह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स से हम लोग 250 प्रश्नों को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोगों का इकोनॉमिक्स का सेशन शुरू हुआ। पहला प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न कह रहा है कि वरिष्ठ अर्थशास्त्र का संबंध है। वरिष्ठ अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है। ऑप्शन एक और एक व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संबंध है। दोस्तों आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है तो उसमें आपका 3 से 4 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको 3 से 4 जो प्रश्न है वो आपको इसी बुक से आने वाले हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न ये रहा। प्रश्न के जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। और ऐसे बाजार की स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। ऑप्शन वी करेक्ट। ये जो प्रश्न है दोस्तों आपका ये बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार कहलाता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का उत्पादक में दोस्तों चीन हो जाएगा। ऑप्शन है चीन। चौथा प्रश्न है कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? और यह योजना है राष्ट्रीय बायोश्री योजना। कौन सी? राष्ट्रीय बायोश्री योजना है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई जो विकास व्यूह रचना थी वह थी कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है कैसे? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। 7वां प्रश्न है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। बैंक दर वह दर, यहाँ पे बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है और वह हो जाएगा सहकारी कृषि। ऑप्शन से सहकारी कृषि। भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अंतर राज्यीय व्यापार यह इसकी उत्पादकता के कारण नहीं हो, यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन से अंतरराज्यीय व्यापार। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था? समर्थक पूछा गया कि नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ये चरण सिंह वो नहीं थे। ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा गया क्या होगा? 7 से 12 या फिर 12 से 17 या फिर 10-15 या फिर 10-15, कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 12 से 17। आर्थिक नियोजन का एक विषय है। आर्थिक नियोजन का एक विषय है और वह विषय है समवर्ती सूची में। 13 नंबर है कि निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आर्थिक वृद्धि का परिचायक दोस्तों वास्तविक के प्रति व्यक्ति आय में सुधार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। दोस्तों सुस्थिर वृद्धि ऑप्शन हम लोग का वी करेक्ट होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? एनएनपी पूछा गया क्या है? तो यह एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मुद्रा मूल्यह्रास या फिर मूल्यह्रास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो यह जीएनपी माइनस मूल्यह्रास है।
15 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो है पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो पहला प्रयास दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट जो है टैक्स है। 17 नंबर प्रश्न की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डॉट 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 पर था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका जो मुख्य फोकस था वह कृषि क्षेत्र पर था। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? माल के निर्यात और आयात के संतुलन को पूछा गया कि क्या कहा जाता है? तो व्यापार का संतुलन कहते हैं उसे, व्यापार का संतुलन। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत पूछा गया कि क्या कहलाती है? तो यह औसत लागत कहलाती है। ऑप्शन बी औसत लागत कहलाती है। 20 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो पूछा गया है और वो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से दायित्व के रूप में जो है प्रकट होते हैं, दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन रहने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? 4 कर जो है दरें कौन सी हैं? तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो है 4 कर दरें हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी क्या कहा जाता है? घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को पूछा गया कि क्या कहा जाता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? जीएसटी के अंतर्गत ये जो आपका स्टैम्प शुल्क होता है ये नहीं आता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था विकल्प चुना? और यह चुना गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है इसकी रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। पीसी महालनोबिस। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है? तो ऊपरी सीमा को जो है अंतिम सीमा मूल्य यानी कि जो है प्राइस सीलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट, अंतिम सीमा मूल्य कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की जो है संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? देखिए भारतीय चिन्ह का जो रुपये का जो प्रतीक होता है, सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और यह किसके द्वारा तैयार किया गया? तो डी उदय कुमार द्वारा। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो गवर्नर थे? तो पहले गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों CD देशमुख थे, ठीक है। ऑप्शन भी याद रखिएगा, CD देशमुख। SLR का पूर्ण रूप क्या होगा? अर्थशास्त्र के जो है संबंध में SLR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड, यहाँ पर जो लिक्विडिटी रेडियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेडियो। ऑप्शन डी करेक्ट। 31 नंबर के इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जो है नरसिम्हन समिति का जो है गठन किया गया था। निम्नलिखित में से यहाँ पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? और यह कारक हैं पूंजीवादी में। किस में पूछा गया किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह जो है संबंधित बैंक के द्वारा जो निर्धारित की जाती है। कार्गो सेवा क्षेत्र की डॉट गतिविधियों का एक हिस्सा है। कार्गो सेवा जो है सेवा क्षेत्र की दोस्तों ये तृतीय गतिविधियों का एक हिस्सा है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र की जो है गतिविधियों का एक हिस्सा है। 35 नंबर यह प्रश्न रहा कि जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया? और यह विकसित किया गया जो है मल्थस के द्वारा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापारी कैसे होता है? यहाँ पर जो है भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है दोस्तों ये कैसे होता है?
तो यह होता है समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से, समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। 37 नंबर है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना इनमें से किस वर्ष जो की गई थी? तो 1975 में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है और यह जो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का जो है पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। ठीक है, पुनः पूंजीकरण से जो है संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कौन सा तत्व जो शामिल है, हाथ इसमें शामिल नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये खनन आता है। ऑप्शन है खनन जो होगा ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? और यह स्थगित किया गया था किस पंचवर्षीय योजना को? तो बताना है 5वीं को किया गया था। किस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर यह डॉट कहलाता है? और देखिए, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तित परिवर्तन से भाग देने पर मांग लोच की कीमत कहलाता है। ऑप्शन है मांग लोच की जो कीमत कहलाता है। 43 नंबर प्रश्न रहा कि भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो वाणिज्यिक पत्र सीपी वर्ष डॉट में शुरू किया गया। यह जो सीपी है वर्ष डॉट मीनिंग की जो यह सीपी 1990 में शुरू किया गया। ठीक है, सीपी वाणिज्यिक पत्र जो है 1990 में शुरू किया गया। 44 नंबर रिक्त स्थान में दोस्तों क्या होगा? व्यापार एकीकरण। व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डॉट में निरंतर वृद्धि है। तो यह दोस्तों किसमें एक वृद्धि है? ये जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में जो एक निरंतर वृद्धि है। अगला 46 नंबर यह प्रश्न रहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा जो सहयोग दिया गया था। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए करेक्ट। भारत में राज्य सरकार द्वारा डॉट कर लगाए जाते हैं। भारत में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो लगाए जाने वाला कर होता है वो शराब पर उत्पाद शुल्क होता है। ठीक है, शराब पर उत्पाद शुल्क। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लर्म्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो लर्म्स की दोस्तों स्थापना ये 1992 में किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये अंतिम जो मंजूरी है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है प्रदान की जाती है अंतिम मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है? किया गया था 1935 में, 1 अप्रैल 1935। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना को? और यह वरीयता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न दोस्तों ये 52 नंबर है कि यहाँ पर जो भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक डॉट का मिश्रण है। भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक जो है ये डॉट का मिश्रण है। तो यह दोस्तों देवनागरी में आर और रोमन में आर का जो है ये मिश्रण है। ठीक है, डॉट भारत के सिक्के जारी करता है। देखिए भारत का जो सिक्का है ये किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न की आर्थिक विकास आमतौर पर डॉट से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास आमतौर पर जो ये मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। यूपीआई एक ऐसा प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंकों खातों को शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है।
अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जानी जाती है? तो उस मंदी को अवसाद के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जानी जाती है? तो अवसाद के नाम से। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? किसके पदों में दोस्तों ये पूछा गया है कि मापा जाता है? तो यह मापा जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मापों में। 58 नंबर प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ऑप्शन ए करेक्ट है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? अस्थायी रूप से जो रोकने के लिए किसका पूछा गया कि उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों मुद्रा आपूर्ति में कमी का जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, यानी कि किस आधार पर? तो ये स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे पुराना बैंक, देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे हम लोग यदि पुराना बैंक की बात करें तो वह हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक। वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है कॉफ़ी और चाय। कॉफ़ी और चाय। उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में? तो दोस्तों कुल उपभोग कुल आय के रूप में। ऑप्शन डी कुल उपभोग और कुल आय के रूप में। अगला है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष संबंध है। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? और यह भाग है निजी लेखा निर्माण का। निजी लेखा निर्माण का भाग होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों केवल राज्य सरकार द्वारा जो है ये मनोरंजन कर लगाया जाता है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो यह स्मिथ के द्वारा किया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, मांग पैदा करने के लिए आय की ज़रूरत है। अगला है कि विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितनी प्रतिशत है? संशोधित दर जो है ये कितनी प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 5% है। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? इसका जो संबंध किससे है एकाधिकार का? तो ये पूंजीवाद से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे अल्पाधिकार कहते हैं। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो यह राजकोषीय नीति कहलाती है। किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? किसने कहा है? और यह कथन दोस्तों किंज का है। ठीक है, ऑप्शन है किंज का है। भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है? और प्रमुख योगदान माल यातायात आय का रहता है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कौन जो है प्रायोजित करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक करता है। ऑप्शन से राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक करता है। अगला 76 नंबर यह प्रश्न है कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? अल्प ब्याज नीति को पूछा गया कि और क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे और जो है सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत यूनिटों से है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो व्यक्तिगत यूनिटों से है। अगला है कि ब्याज की दर निर्धारित की जाती है और यह ब्याज की दर जो है दोस्तों यह तरलता अधिमान द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने, डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो अर्थ है कि सरकार
सरकार ने दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक से जो है धन अर्जित किया है। भारत में शेयर बाजार के लिए जो है प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? और वह प्राधिकरण है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसका सेबी का फुल फॉर्म होता है ये। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उपयुक्त से, जैसे कि आपका प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त में से सभी पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का जो निर्माण किसने किया है? और यह किसने किया? तो यह रेगनर फ्रिश के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। 84 नंबर दोस्तों ये प्रश्न है कि उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। तो देखिए, उपभोक्ता प्रभुत्व का जो अर्थ होगा, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने की स्वतंत्रता को उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं, या फिर इसका अर्थ हुआ। अगला प्रश्न 85 नंबर, यह प्रश्न है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? तो गरीबी हटाना, यह जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य तीव्र आर्थिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ये? तो ये 12वीं का था। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था? किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास के सभी विकासों के जो है प्रयास का मूल्य बताया था? और यह बताया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मूल्य स्थिरता बनाए रखना। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि, और देखिए विकास का अर्थ हुआ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। अगला है कि अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम, ग्रेशम का लॉ किससे संबंधित है? और यह दोस्तों संबंधित है मुद्रा संचालन से। निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है? और यह प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय जी के द्वारा। बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या होगा? दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा S2, यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेडियो, ऑप्शन ए करेक्ट है। GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी क्रम है, और यह भागीदारी जो क्रम होगा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, ऑप्शन डी करेक्ट। 94 नंबर है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का जो नियंत्रण है ये कैसे किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर जो कर की शुरुआत की थी? और यह किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में। अगला प्रश्न रहा कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, और यह प्राप्त की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है, तो यह दोस्तों नोएडा में है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, आर्थिक विकास जो सामान्यतः युग्मित होता है, जोड़ा होता है, ये स्फीति के साथ जो है युग्मित होता है। प्रश्न है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है क्या? तो इसके लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि पर पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का सेवाओं की जो है अधिकाधिक उपलब्धता, उपयोग में से सभी हो जाएंगे समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह जो है दोस्तों द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। प्रश्न 101 नंबर है कि भारत डेओड्रेंट का सबसे बड़ा उत्पादक और जो है उपभोक्ता है। तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो जूट का है, ऑप्शन बी जूट का। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेश कहा जाता है? यहाँ पर गोल्ड कॉलर पेश कहा जाता है किस गतिविधि को? तो ये पंचभागी को कहते हैं।
उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व रिजॉर्ट अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, और यह एक विशेषता है पूंजीवादी का। ऑप्शन है पूंजीवादी का। भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है? भारत में प्रमुख राज्य कर जो है निम्न में से पूछा गया कि कौन है, तो स्टाम्प शुल्क और निबंधन कर है। ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क और जो है निबंधन कर, ये प्रमुख राज्य कर होंगे। पांचवा प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड जो द्वितीय का निम्न में से किससे संबंधित? तो जो दूसरा फ्लड था इसका दूध आपूर्ति से है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 2 जो है इसका संबंध दूध आपूर्ति से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? अमूर्त परिसंपत्ति में आपका ये साख आ जाएगा। ऑप्शन है साख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? 1955 में। ऑप्शन दोस्तों डी याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपभोग की जाने वाली सामग्री है, और वह सामग्री है कपास एवं कपास के लते। कपास एवं कपास के लते, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला कि IFSC किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि जो IFSC का जो है फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। यह प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 10वां के दौरान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये दोस्तों आपको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा से। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन डी करेक्ट, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के तहत संलग्न कार्यालय जो दीर्घकालीन नीतियों की प्रगति की निगरानी करता है, और यह निगरानी करता है नीति आयोग। ऑप्शन डी ये निगरानी नीति आयोग करता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में किया गया था, 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का जो विरोध है वो किसने किया? तो यह विरोध किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना की अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया? राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दोस्तों पेश किया गया? तो जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया? सर्वाधिक आवंटन पूछा गया कि किस क्षेत्र में किया गया? तो ऊर्जा क्षेत्र में। ऑप्शन है ऊर्जा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि। तो दोस्तों भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी वो 66 से 69। नियोजन में मुख्य क्षेत्र का अर्थ है, नियोजन में मुख्य क्षेत्र का जो अर्थ होगा वह चयनित बुनियादी उद्योग होगा। इस पर यहाँ पर जो है चयनित बुनियादी उद्योग। ऑप्शन डी करेक्ट। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? परिवहन संचार और वाणिज्य यह सभी दोस्तों तृतीयक गतिविधियाँ यानी कि ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। 21 नंबर। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक नियामक संस्था है? तो ट्राई जो जुड़ी है ये दूरसंचार से जुड़ी एक नियामक संस्था है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? सेवा कर किसकी सिफारिश पर? तो राजा जे चेलिया समिति की सिफारिश पर। राजा जे चेलिया के समिति में जो समिति की सिफारिश पर जो लागू किया गया था। कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली नवीनतम समिति को कहा जाता है? कर सुधारों पर अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली नवीनतम समिति को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे यहाँ पर जो है केलकर समिति कहते हैं, ठीक है, केलकर समिति कहा जाता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? विदेश व्यापार नीति से दोस्तों संबंधित है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर हम लोग का विदेश मंत्रालय, यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों होगा यहाँ पर जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है।
ऑप्शन सी प्रश्न हम लोग का फिर से देख लीजिए। यहाँ पर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन भारत में शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किया गया था? तो यह पहचान जो है यहाँ पर जो है हाशिम समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों। हाशिम जो कमेटी है ये बीपीएल परिवारों की पहचान करता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य विशेषता क्या होगा? प्राथमिक सेक्टर होगा। ऑप्शन सी प्राथमिक सेक्टर। 27 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास दर में रोजगार की लोच कम है? लोच जो है कम है किस क्षेत्र में? तो मिश्रित खेती में जो लोच कम है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक संपत्तियों की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा उच्चारित किया गया था? ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा उच्चारित किया गया था? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा उच्चारित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार होगा दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों ये किया गया था 1982 में। ऑप्शन सी देख लीजिए, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। चलिए अगला है 33 नंबर। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? अवमूल्यन, यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है और अवमूल्यन जो है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना ही अवमूल्यन कहलाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन पूछा गया दोस्तों क्या है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो है इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज होगा। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर नेहरू, यहाँ पे जो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी? और यह हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। देश के आर्थिक वृद्धि का सूचक है? देश के आर्थिक वृद्धि का सूचक है कौन सा? स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद ये आर्थिक वृद्धि का सूचक होगा। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला 38 नंबर दोस्तों प्रश्न रहा कि भारत में वर्ष 2000 से अधिक, ठीक है, वर्ष 2000 से जो है पहले निम्न में से कौन सा जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हुआ था। HYVP का पूर्ण रूप क्या होगा? भारत में हरित क्रांति के जो संदर्भ में आपका HYVP का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम होगा। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम होगा। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत गरीब, यहाँ पर जो ग्रामीण गरीब को रोजगार देने की जो अधिकतम दिनों की संख्या, और यह अधिकतम दिनों की संख्या 100 दिन होती है। ठीक, GST परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? GST परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो 33। ऑप्शन सी 33। राष्ट्रीय उत्पाद के तहत विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है? तो यह शामिल किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डॉट कर सकती है, यानी कि जो केंद्रीय बैंक क्या कर सकती है? तो यह दोस्तों रेपो दर में वृद्धि कर सकती है। क्या करती है? रेपो दर में जो वृद्धि कर सकती है। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? देखिए दोस्तों, वित्त बजट में जो किसका नियंत्रण नहीं है? तो साख नियंत्रण का। इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपये अवमूल्यन किए थे? इंदिरा गांधी ने भारतीय रुपये जो अवमूल्यन किए थे ये 1949 में किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है? एकत्र और उपयोग जो है कौन सा कर किया जाता है? तो भू राजस्व कर किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था?
तो ये 1875 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1875 में। बुल और बियर शब्द, ये दोस्तों जो बुल और बियर जो ये दोनों याद रखिएगा, ये शेयर बाज़ार में उपयोग किए जाते हैं। बुल और बियर जो शब्द हैं ये बियर शेयर बाज़ार में जो है ये उपयोग किए जाते हैं। केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो यह प्रस्तुत किया जाता है एक दिन पहले। केंद्रीय बजट से जो है पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है कि मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होगा दोस्तों, तब जो है उस वस्तु की कीमत घटती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह मुख्य उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। थोक मूल्य सूचकांक WPI के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है। WPI दोस्तों ये वित्तीय सलाहकार के जो है कार्यालय है, ठीक है, वित्तीय सलाहकार के दोस्तों ये कार्यालय द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है WPI थोक मूल्य सूचकांक। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है और यह सामान्यतः बाएं से जो है दाएं नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला है कि समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इससे जो है अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला 55 नंबर है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनुमानों को निश्चित रखते खरीदने को तैयार है और क्षमा रखता है, यहाँ पर जो क्षमता रखता है तो को उस वस्तु की ज़रूरत कहते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनुमानों को निश्चित रखते और खरीदने को तैयार है और क्षमता है तो उस वस्तु की कहते हैं, तो उसे मांग कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो यह इंगित करता है वित्तीय घाटा। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो यहाँ से हम लोग का वित्तीय घाटा। अगला प्रश्न है 57 नंबर की गैर कर राजस्व क्या है? दोस्तों गैर कर राजस्व जो होता है ये विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उपहार अनुदान के रूप में ये वित्तीय सहायता जो होता है ये गैर कर राजस्व होते हैं। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग के रूप में जाना जाता है। तो यह दोस्तों औसत लागत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। प्रश्न है कि लघु उद्योग के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? लघु उद्योग के संवर्धन हेतु जो है किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कार्वे समिति का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन है कार्वे समिति का गठन किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न यहाँ से दोस्तों राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष में के द्वारा की जाती है। तो यह प्रत्येक दोस्तों ये 5 वर्षों में और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। 63 नंबर प्रश्न की वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले किस देश में लागू किया? किस देश ने जो है लागू किया? तो यह दोस्तों सबसे पहले जो GST है ये आपको फ्रांस में लागू किया गया था। ऑप्शन भी फ्रांस में। कौन सा कर जो है खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमत में वृद्धि नहीं करता है? खरीदारों के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से कीमत में जो वृद्धि जो है नहीं करता है, तो आयकर। अगला है कि स्मॉल इंडस्ट्री एवं डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? कौन सा है?
तो राइट आंसर होगा बेहतर माफ हो जाएगा यह राष्ट्रीय आय। अगला 67 नंबर, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों का क्या होता है? तब जो है कीमतों पर जो कोई प्रभाव, यहाँ पर कोई जो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और जो है रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? रेपो दर और जो है रिवर्स रेपो दर जो है निर्धारित करती है, और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव जाति के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश में जीवन स्तर डॉट पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने की जो है क्षमता पर निर्भर करता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने की जो है क्षमता पर निर्भर करता है। सेंसेक्स, यहाँ पर जो सेंसेक्स है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन सी, शेयर बाजार से। भारत की जनगणना में निरंतर वृद्धि से जो है निम्नलिखित डॉट के विकास में गंभीर अड़चनें आई। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित में से डॉट के विकास में जो है गंभीर अड़चनें आई। किसके विकास में अड़चनें आई? तो सामाजिक आर्थिक विकास में जो है अड़चनें आई। ऑप्शन बी करेक्ट। मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम ये दोस्तों उपभोक्ता के प्राथमिकता पर आधारित है। अगला है कि एक आगत का डॉट प्रति इकाई। तो एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सीमांत उत्पाद जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अल्पकालीन औसत लागत वक्र किस आकार के होते हैं? तो ये अल्पकालीन ये यू आकार के होते हैं। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? तो ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में डॉट कहलाती है। तो डॉट यानी कि अधिपूर्ति कहलाती है। ऑप्शन सी अधिपूर्ति कहलाती है। अगला है कि नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के डॉट यानी कि प्रत्येक बैंक के दोस्तों शुद्ध मांग और जो समय देयताओं, ठीक है, देयताओं के प्रतिशत के रूप में जो है की जाती है CRR की गणना। डॉट के घाटे को विदेश प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह के वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार पूंजी खाता अधिक या से यहाँ पर अधिकता स्थान में दोस्तों हम लोग का चालू लेखा, ठीक है, चालू लेखा के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार पूंजी खाता अधिक या से। 79 नंबर प्रश्न है कि बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है, और यह अनिश्चितता जोखिम है फैशन में परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक साख नहीं है? और एक साख नहीं है ये पूंजीगत खाता एक साख नहीं है। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये जो संदेश सेवा है ये आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है? तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है? तो यह दोस्तों दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को जो है दर्शाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए इको मार्क जो दिया जाता है यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसके लिए दिया जाता है इको मार्क। 84 नंबर रिक्त स्थान है दोस्तों। रिक्त स्थान में वास्तविक विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा कीमत है। यहाँ पर जो कीमत है सापेक्ष जो है कीमत है। 85 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बहुत जो है गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को डॉट कहा जाता है तो उसे अवसाद कहते हैं। यह भी प्रश्न आपका 2-3 बार रिपीट हो गया इसी सेट में। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत डॉट उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है
योजना बनाती है दोस्तों, यहाँ से रिक्त स्थान में हम लोग का सरकार होगा, ठीक है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो है उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की जो है योजना बनाती है। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि सैन्य बैट का संबंध किससे है। दोस्तों सैन्य बैट का जो संबंध है ये उत्पाद शुल्क से है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिरता भाग है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का जो है अत्यधिक जो है अस्थिर जो भाग है और वह भाग है याचना मुद्रा बाजार। याचना मुद्रा बाजार। बाजार नियम किसने जो प्रस्तुत किया था, तो यह प्रस्तुत किया गया था जे.बी. से के द्वारा, ठीक है, जे.बी. से के द्वारा। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष जो पारित किया गया था, तो यह 2006 में पारित किया गया था। उत्पादन के बढ़े हुए स्तर से प्राप्त लागतों में अनुपातिक बचत को आप क्या कहते हैं, तो उसे पैमाने का अर्थशास्त्र कहते हैं। पैमाने का अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है। सार्वजनिक सामान की एक विशेषता एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 93 नंबर ये प्रश्न दोस्तों रिक्त स्थान में क्या होगा। रिक्त स्थान में संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खातों पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है, और कोई ब्याज नहीं मिलता है। चालू खाता पर जो कोई ब्याज नहीं मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। 95 नंबर प्रश्न दोस्तों रिक्त स्थान में क्या होगा। रिक्त स्थान में होगा वरिष्ठ अर्थशास्त्र, यानी कि वरिष्ठ अर्थशास्त्र को उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों और निर्माताओं जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात होता है। जब भारतीय मूल्य का अवमूल्यन होता है तो जो भारतीय निर्यात होता है, निर्यात सस्ता होता है। क्या होता है, निर्यात जो है सस्ता होता है। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है, और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगी, तो देश का केंद्रीय बैंक जो होगी दोस्तों वह दरें बढ़ाकर पैसे की जो है लागत बढ़ाएगी, ठीक है, दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगी। 99 नंबर प्रश्न है कि एक फर्म के मूल्य वर्धित की गणना के रूप में की जाती है, और यह की जाती है फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के जो है रूप में की जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य थे। देखिए इसका प्रमुख जो उद्देश्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, ठीक है, यही 4 कारण थे भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। अगला प्रश्न 201 नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। उपभोक्ता की मांग जो है दोस्तों वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत, यहाँ पर जो प्रतिलोमत संबंध जो है होने चाहिए। अगला है कि शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत आने वाले ऋण प्रकार है। शिशु, किशोर और तरुण ये जो तीनों हैं ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार हैं। अगला है कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक है, और वह एक अच्छा संकेतक क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है, तो उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि आधुनिक तकनीक के रूप से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब
तब ही प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। 6 नंबर प्रश्न है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो सीमांत उपयोगिता दोस्तों शून्य हो जाती है। कर उतने ही निश्चित है जितना मृत्यु, क्योंकि देखिए कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? और यह गतिविधि है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। प्रश्न की राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का जो पालन करने की कोशिश कर रही है? किस प्रकार की नीति का जो कोशिश कर रही है? तो यह कह रही है दोस्तों विस्तारवादी जो नीति की जो है कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज के भंडार को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यह सही नहीं है। अगला है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो भारत जो है दोस्तों ये निम्न मध्यम आय वर्ग के जो अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्र में अपनाया जाता है? सोपान जो कृषि होते हैं ये पहाड़ों के ढलान पर जो है अपनाए जाते हैं, यानी कि जो सोपान कृषि कहाँ होते हैं? पहाड़ एवं ढलान क्षेत्रों पर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की जो है अनुमति दी? और यह कौन सी जो है आयात निर्यात नीति ने? भारत की कौन सी जो है निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? और यह दिया गया किसके अंतर्गत? 2015 से 20 के अंतर्गत। अगला है 215 नंबर है कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां, देखिए स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर होता है दोस्तों। 1 रुपये के नोट पर जो वित्त मंत्रालय के सचिव का जो हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य की पहुंच, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की सामर्थ्य, उपयुक्त में से सभी होंगे। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें भौतिक पूंजी का उदाहरण पूछा गया, कौन सा नहीं है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्याएं होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की जो समस्याएं होती है ये कृषि क्षेत्र में होती है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है वो तो दोस्तों क्या कहलाती है? राइट आंसर हम लोगों का यहाँ से सी होगा, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, वह MNC बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है और वह उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति आय। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शशिकांत दास होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है और यह किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। जापान एक विकसित धनवान देश बना है और यह धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना है। जापान एक विकसित धनवान देश जो बना है ये कैसे बना है? तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। अगला है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो इसके लक्ष्य की तुलना में 76% थी।
यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है तो क्या होगा? भुगतान शेष में घाटा होगा। ऑप्शन सी, भुगतान शेष में घाटा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? देखिए, मुद्रा बाजार का उप बाजार जो है कौन सा नहीं है? तो साधन बाजार जो है नहीं होगा। बिहार में 16-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? बिहार में 2016-17 में जो कृषि विपणन समितियों की जो संख्या थी वह दोस्तों 525 थी। ऑप्शन बी करेक्ट, 525 थी। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का जो कारण है वह है वर्धमान प्रतिफल। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो इसे रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। अगला है कि यदि जो है भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? भारतीय मुद्रा रुपये का जो है अवमूल्यन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? और यह प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है मुद्रा की मात्रा। ऑप्शन है मुद्रा की मात्रा। समग्र पूर्ति निर्भर करती है। समग्र पूर्ति निर्भर करती है ये किस पर दोस्तों? कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, फिर और आगे है लागत के स्तर पर जो निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें हम लोगों का जो है कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर हम लोगों का केवल जो है दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर दूसरा क्या था? तो दूसरा था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर जो निर्भर करती है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ जो है सरप्लस वैल्यू का प्रतिपादित किया? और यह प्रतिपादित किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल में दोस्तों ये गेहूं सम्मिलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य और वह राज्य है बिहार। एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो ऋणात्मक ढाल का होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक ढाल का होता है। अगला है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की दर के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय, तो जो राष्ट्रीय आय होगी वह 1 रुपया से बढ़ेगी। ठीक है, 1 रुपया से बढ़ेगी। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का जो सीमांत उत्पाद, तो वह सीमांत उत्पाद जो होगा वह बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा जो है दूर किया जा सकता है और वह है सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन है सरकारी व्यय में वृद्धि। उत्पादन फलन को डॉट से व्यक्त किया जा सकता है जहां एल श्रम है और सी पूंजी है और क्यू वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पादन किया जा सकता है। तो वह सूत्र यहाँ पर क्या होगा? वह फलन जो है उत्पादन फलन को क्यू बराबर एफ इंटू एल सी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई को डॉट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों पीडीआई को परिभाषित किया जा सकता है, देख लीजिए, पीडीआई माइनस व्यक्तिगत, यहाँ पर जो व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है, ऑप्शन वी करेक्ट। फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? और लागत शामिल किस पर नहीं होती है? तो पशु आहार लागत पर। अगला कि इनमें से किस संसाधन ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी? और यह शुरू किया था नाबार्ड ने। सकल प्राथमिक घाटा डॉट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह दोस्तों सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयताएं के रूप में जो व्यक्त किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? और वह नहीं होगा साहूकार। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध, तो उस खाते का संबंध जो है बाह्य क्षेत्र से है। ऑप्शन बी बाह्य क्षेत्र से।
एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डॉट होते हैं। द्वितीयक उत्पादक दोस्तों शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है, यह इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो पूंजीगत व्यय का घटक नहीं होगा ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने जो है अर्थशास्त्र से यानी कि इकोनॉमिक्स से दोस्तों जो 50 प्रश्न थे हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अगला जो वीडियो होगा वह आपका फिजिक्स का या फिर पॉलिटी का दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।